नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। हम लोग जहां एसएससी सीजल 2026 के लिए एडिक्विटी पैटर्न पर आधारित मैथ के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क हैं, इनके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 18 है। तो इस मॉक के जितने भी डिफिकल्ट या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 3 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 2 और 3 बचता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा है कि जिस संख्या से विभाजित करने के बाद जो शेषफल बच रहा होता है, उनके बीच का डिफरेंस सेम था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंस पहले में देखिए, 3 से विभाजित करने पर 2, 3 माइनस 2 1 बच रहा है, 5 माइनस 3 2, मतलब 1 और 2 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस अलग है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, उसमें यह है कि क्या है कि एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 और 5 से। तो 3 और 5, और हमारे पास इसकी केथ वैल्यू क्या है कि ऐसे हमारे पास अनंत संख्या होंगे जिनको 3 और 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारे पास 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग के मान लेते हैं, इसके आगे हम लोग प्लस करेंगे और यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो रखेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करती है। आप बताइए कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 और 5 से विभाजित करें और क्रमशः शेषफल 2 और 3 प्राप्त हो। तो आप सोचिए, जब आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा, तो आप देख रहे होंगे कि देखिए 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बच रहा है। अगर कोई संख्या को 5 से विभाजित करें और शेषफल 3 बचे तो हमारे वो स्मॉलेस्ट संख्या 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। तो देखिए 3 दूनी 6, शेषफल 2 बच रहा है। तो कहने का मतलब जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, वो हमारे पास कौन सी है, 8 है। तो हम लोग क्या है कि इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को इसके एलसीएम में, मतलब 3 और 5 जिसे विभाजित कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ऐसी हमारे पास इस तरह की क्या है कि के मान बदलते जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर आपके निकलते जाएंगे। लेकिन हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए यहाँ पे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 3 5 का, तो 15 के हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और 999 के आसपास जो संख्या जो है, 999 के आसपास जो आपके पास संख्या जो 15 से डिवाइड होने वाली है, कौन सी हो सकती है। आप सोचेंगे, देखिए 1000 को आप 15 से डिवाइड कर लीजिए, जो शेषफल आए आप 1000 में घटा दीजिए। ठीक है, यह कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 990 एक संख्या है जो पूरी तरह से 15 से विभाज्य है। तो यहाँ से के हमारे पास ऐसा मान हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो 66 आ जाएगा के की जगह। तो यहाँ से 66 रखेंगे के की जगह, तो हमारे पास जो संख्या बन के आ जाएगी वो 998 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई जो आपके पास इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो हमें इसी डिजिट के अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग हमारे पास 9 9 18 8 26 हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चले, तो अगला क्वेश्चन है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 5 का जो सबसे न्यूनतम मान है वो हमें बताना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या है कि tan में लिख सकते हैं 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा प्लस में हमारे पास 5। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा प्लस 4 1 के 4 प्लस ये 5 9 हो गया। तो हमारे पास ये एक तरह से द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मिनिमम वैल्यू होती है द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण की जो मिनिमम वैल्यू आपके पास होती है वो हमारे पास होती है -b/2a पर। यहाँ पे b हमारे पास क्या होता है, x का गुणांक, और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर x की जगह tan है। तो यहाँ पे आपके पास tan की मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, tan के किस मान पे होगी, वो हमारे पास -b, हमारे पास b की जगह क्या है 2 है, बटे 4a, a की जगह हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे 2a हमारे पास, तो 2a 2 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास tan का जो मान निकल के आ गया माइनस का 1/4 आ गया। अब इस tan के मान को इसमें पुट करेंगे, तो अगर इसमें रखेंगे तो 4 गुणे 1/4 चौक 16 हो गया, माइनस का 2 गुणे क्योंकि माइनस लगा हुआ है 1/4 हो गया, प्लस का हमारे पास 9 लिखा हुआ है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 हुआ, माइनस का 1/2 प्लस का 9। अब क्या है कि इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा। तो 4 1 के 4 2 दूना 4 प्लस 9 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे -1/4, 1 - 2 -1/4, 9 में -1/4 मतलब होता है 0.25 घटाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 8.75। तो आपके पास सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है जब 69 149 और 76 में से
प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x+4 x-1 के बीच जो मध्यानुपाती है वो क्या है, ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक आपका बेसिक हो जाएगा, लेकिन एडवांस में जो आप ट्रिक सीखते हैं इसके भी आपके पास दो तरीके हैं ट्रिक के भी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि देखिए हमारे पास जो चार संख्याएं दे रखी हैं 69 है, 106 है, 49 है और हमारे पास तीसरी संख्या 76 है। अब इनका अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 70, 36 में एक 37 हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा 27। तो आप क्या करिए, देखिए ये जो डिफरेंस आया है इसको क्या है कि यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन नहीं है, क्या है कि इसको क्या है इसमें गुणा कर दीजिए, त्रिज्या गुणा करिए इसको इसमें और इसको इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 69 गुणे 27 माइनस कर दीजिए 37 गुणे 49, त्रिज्या गुणा करना है। देखिए इन दोनों के बीच का हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, उसके बाद क्या है कि दूसरे डिफरेंस को पहली संख्या से और पहले डिफरेंस को तीसरी संख्या से गुणा करने के बाद जो निगेटिव आए उसको घटा दीजिए, यहाँ पे 49 गुणे 37 कर दीजिए और बटे में इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 37 में 27 जाएंगे, आपके पास 10 बचेंगे। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो देखिए 69 गुणे 27 कितना आता है, तो 9 कैसे पहले 9 से गुणा कर लीजिए और 9 54 8 आपके पास हो जाएंगे 62। अब 3 से गुणा कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3 18 21 63, माइनस कर लीजिए यहाँ पे 7 से गुणा कर लीजिए, पहले 7 7 49 हो गया, 7 3 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। अब इसमें फिर से क्योंकि 49 का 7 गुणे 7 होता है तो इसमें और 7 से गुणा कर लीजिए, 7 नहीं 63, 7 बना 35, आपके पास 36 हो गया, 7 बना 35, देखिए 7 नहीं 63 के 3 फांसी लाए आपके पास 6, 7 बना 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास 41 आएगा, तो यहाँ पे 41 हो गया। 7 दून 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो आपके पास 18 हो जाएगा, बटे आपके पास 10 है। अब क्या है कि 1863 में जब आप 1813 घटाएंगे तो आपके पास जो बचेगा वो आपके पास कितना बच रहा है, घटाएंगे तो आपके पास 50 बटे 10 बच रहा है, 50 बटे 10 बच रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो संख्या घटाई जा रही है वो कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 5। तो कहने का मतलब वो संख्या x की जगह जो x का मान है जो हम लोग घटा रहे हैं, जो x हम लोग घटा रहे हैं हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास मतलब जो जोड़ रहे हैं वो हमारे पास 5 आ गया। तो अगर x का 5 आ गया x का मान, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कि यहाँ पे आपके पास 5 4 9 हो जाएगा, 5 में 1 गए 4। अब मध्यानुपाती आपका क्या होता है √AB, तो 9 गुणे 4 हो जाएगा, तो 9 4 36 का वर्गमूल हमारे पास 6 हो जाता है। तो जो भी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये एक मेथड हो गया। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है, दूसरे मेथड से करना है, तो वो मेथड भी आपके पास एक होता है। देखिए वो भी हम लोग देख लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। देखिए वो ऐसे होता है कि देखिए 169 बटे आपके पास बहुत लोगों ने उससे भी सीखा होगा 106 कर दीजिए और दूसरे में आप 49 और बटे 76 कर दीजिए। अब देखिए कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने का है, 20 का है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस 24 से आपके पास हो जाएंगे 30 का, तो यहाँ पे 30 का। तो इन दोनों का जो है अनुपात ले लीजिए 20 और 30 का, तो 2/3 हो गया। अब इनमें देखिए जो डिफरेंस है इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1 है। तो इस एक को क्या है, इनके जो डिफरेंस है इसके इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे 37 है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 को 37 से गुणा कर देंगे। तो एक यहाँ पे डिफरेंस 37 बनाने के लिए ऊपर भी 37 से गुणा, नीचे भी 37 से गुणा। तो यहाँ पे ऊपर 37 से गुणा कर देंगे, 37 गुना 74 हो जाएगा, यहाँ पे कर ही देते हैं, गुणे 37 बटे गुणे 37। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 37 गुना 74 और आपके पास 37 3 7 21 3 3 9 2 11, 37 यहाँ 111। अब यहाँ पे जो आपके पास 74 बटे 111 आया, तो 106 से 111 कितना ज़्यादा है, 106 से जो 111 है वो हमारे पास 5 ज़्यादा है। तो यहाँ से यही जो है आपका x का मान हो जाता है। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। बाकी आपको पहला मेथड आता है तो आप उससे जो है सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड आपके सही हैं। बस मैंने बता दिया कोई कोई क्या है कि इस मेथड से भी पढ़ा होता है, तो मैंने इसको अलग से आपका एक्सप्लेन कर दिया। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला है कि इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। वे दोनों एक दो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जो तीनों वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं कि देखिए ये जो इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, C1 और C2 की बात कर रहा है, ये बाहरी रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी त्रिज्या हमारे पास कितना दे रखी है, इकाई त्रिज्या। तो इकाई त्रिज्या का मतलब होता है 1। देखिए यहाँ पे दे रखा है ना इकाई रेडियस, तो इनकी रेडियस हमारे पास 1 है, इसकी भी रेडियस 1 है, तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, दोनों की रेडियस समान है। अब आगे दे रखा है वे दोनों दो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो हमारे पास ये जो बाहरी वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 1 है, तो हमारे पास ये छोटा वाला सर्कल है C1, इसका व्यास हमारे पास C2 हो जाएगा।
अब जो छोटे वाले सर्कल का व्यास होगा वही बड़े वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि जो इसका व्यास है वही सेम इसका व्यास है, तो ये बराबर ये होगा। और ये क्या होंगे आपके पास, ये हमारे पास एक तरह से बड़े जो इन दोनों के आपके पास जो व्यास का योग है ये आपके बड़े वाले सर्कल का व्यास हो जाएगा। ठीक है, व्यास मतलब क्वाड हो आपके पास डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जो तीनों वृत्त को स्पर्श करता है। तो देखिए ये छोटा वृत्त हो गया, ये दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। बड़े वाले त्रिज्या की क्या जो रेडियस है वो हमारे पास 2 इकाई है, तो हमारे पास 1 1 2 हो जाएगा वैसे। और हमारे पास ये जो तीनों को स्पर्श कर रहा है, बाहरी वाले को भी अंदर वाले को, उसकी रेडियस r जो हमारे पास दे रखी है इसे बताना है। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आप एक ट्रायंगल देख रहे होंगे ये वाला OC1C, हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए ये 1 है तो ये हमारे पास r हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास पता है 1 है, ये हमारे पास 1 + r पता है। हमारे पास OC जो है ये नहीं पता है, तो हम लोग OC निकाल लेते हैं। तो OC कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वाली सर्कल है इसकी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से अगर पूरी यहाँ से हम लोग यहाँ तक खींच दें तो ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 2 है दे रखा है। अगर ये 2 है और ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस r है। तो ये हमारे पास जो ये ट्रायंगल के अंदर जो ये हमारे पास 90 डिग्री जो बना रहा है ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 - r हो जाएगा। समझ में आया, बताइए। देखिए क्या है कि ये सेंटर से इसकी टोटल रेडियस हमारे पास 2 इकाई दे रखी है और ये हमारे पास रेडियस r पता है, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 - r हो जाएगी। अब हम लोग क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास किसमें, OC1C में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने r + 1 का जो होल स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर के प्लस हमारे पास 2 - r के होल स्क्वायर के। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो r² प्लस का 1 प्लस का 2r जो है ये बराबर हो जाएगा 1 + 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का r² माइनस का 2 2 4r। अब काटिए जो कट रहे हैं, यहाँ पे r से r² कट रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि -4r, ये 2r इधर आ जाएगा तो 6r हो जाएगा। तो 6r आपके पास बराबर हो गया, ये 1 से 1 कट जाएगा, 6r बराबर 4 आ गया। तो r बराबर आपके पास 2/3 आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई, 2/3 आ गई। 2/3 कहने का मतलब C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है। बची हुई सामग्री मूल घन के आयतन का कितना % है ये बताना है। तो देखिए हमारे पास ये एक घन है, घन से क्या है कि हम मान लेते हैं कि सबसे जो आकार का बड़े आकार का जो है बेलन काटा जा रहा है वो हमारे पास ऐसे होगा। कुछ ऐसे होने का मतलब है अगर आपके पास जो घन की जो साइड है, जो घन की भुजा है अगर ए है, तो यहाँ पे क्या है कि जो नीचे जो सर्कल बन रहा है उसका व्यास भी कितना हो जाएगा, वो भी आपके पास ए हो जाएगा। अगर व्यास ए है, क्योंकि ये जो है सर्कल जो है नीचे जो आपके पास बेलन का जो नीचे वाला सर्कल है वो क्या है कि दोनों साइड को आसपास में टच कर रहा होगा, तो जो ए है ये भी ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे से यहाँ तक रेडियस होगी वो हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये है तो हमारे पास ये भी हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास ए है। अगर ये है तो हमारे पास क्या है कि जो ये हमारे पास बेलन है तो बेलन की हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, बेलन की हाइट भी हमारे पास ए हो जाएगी। अब क्या है कि सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास बताना है कि बची हुई सामग्री घन का बची हुई जो सामग्री है उसका जो हमारे पास मूल घन के आयतन का कितना % है बताना है। तो हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास पहले घन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और घन के वॉल्यूम में जो हमारे पास बेलन का वॉल्यूम है उसको घटा देंगे तो बची हुई आकृति निकल आएगी और उसका घन के आयतन से भाग दे देंगे। चलिए हम लोग करते हैं। तो घन का आयतन हमारे पास होता है a³, घन का आयतन हमारे पास a³ होता है। तो हम लोग रिमेनिंग निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग जो आपके पास होगा वो हमारे पास a³ माइनस का बेलन का आयतन कितना होता है πr², r हमारे पास कितना है a/2, तो a²/4 हो जाएगा और h हमारे पास कितना है a है। तो ये हमारे पास बची हुई आकृति हो गई और इसका बताना है मूल घन के आयतन का कितना % है। तो मूल घन हमारे पास रिमेनिंग बट्टे मूल घन है, तो क्यूब हमारे पास, हमारे पास क्यूब का आयतन हम लोग a³ मान लेते हैं और इसका % हम मान लेते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं, ये हमारे पास % होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से देख रहे होंगे a³ ऊपर कॉमन है, अगर a³ कॉमन कर लेंगे तो 1 - π/4 हो जाएगा और नीचे भी a³ हो जाएगा और a³ से a³ कट गया और % के लिए 100 से हमारे पास चल रहा है। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/7,
तो 1-22/7 गुणे 4, तो 2 से काट दीजिए तो 11 दूना 14 हो गया, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 11/2 बचेगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो गया, नीचे 7 दूनी 14 हो गया, तो क्या 14 में आपके पास 11 जाएंगे, 3/14 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल जीरो आपके लिए परसेंटेज के लिए लगा देंगे, तो 14 दूना 28 हो गया, हासिल आपके पास 2 आए। तो लगभग लगभग क्या है कि 14 दूना 28 हो गया, हासिल आपके पास 2 आए, 14 1 के 14 हो गया, आपके पास 6 बता 14 56, तो 21.4% के अप्रॉक्स जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। तो सी जो है आपके पास इसी के आसपास होगा। ठीक है, अप्रॉक्स बताना है, दे रखा है निकटतम पूर्णांक तक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एक चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 252 डिग्री का कोण बनाती है, जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, तो सीबीपी का मान किसके बराबर है, ये हमें बताना है। देखिए हम लोग इसको पूरा ड्रा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं, तो मान लेते हैं ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, और सर्कल में दे रखा है, सर्कल के बारे में दे रखा है कि ओ केंद्र है, इसका जो सर्कल का केंद्र है ओ है, और एक चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 252 का डिग्री का कोण बनाती है। तो हम मान लेते हैं ए, ये हमारे पास बी हो गया, और ये हमारे पास सी हो गया। ये हमारे पास जो सर्कल पर मतलब जो सर्कल के अंदर जो है हमारे पास इसके द्वारा जो हमारे पास एंगल बनाया जा रहा है वो हम लोग बनाया जा रहा है 252, ये हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास दे रखा है 252 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कि जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ए था, तो ए बी को पी तक बढ़ाएंगे, तो हमारे पास ए बी को पी तक बढ़ाने का मतलब ऐसे बढ़ाएंगे ना, अगर ए को बी तक बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं पी पॉइंट यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या रखा है कोण सीबीपी, तो सीबीपी का मतलब है ये हमारे पास जो ऐसे आ रही है इसके बीच का जो एंगल थीटा है ये हमें बताना है। देखिए कि ये जो एंगल थीटा है ये क्या होगा, ये जो आप लोगों ने अल्टर्ड सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी ज्योमेट्री में, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है। ये क्या होती है कि अगर ये थीटा बन रहा है तो क्या है कि सर्कल की परिधि पर भी क्या है कि अपोजिट दिशा में वो भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इसका मान कैसे निकलेगा, क्योंकि क्या है कि केंद्र पर परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो हमारे पास जो 2 थीटा है वही दे रखा है 252 है, तो हमारे पास जो थीटा का मान निकालना है वो हमारे पास हो जाएगा 126। 126 का मतलब है हमारे पास जो बी है ये सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में अगर चलें तो अगला क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है 51 से ही 3/7 डिग्री है, तो इसके विकर्णों की संख्या की इसकी भुजाओं की संख्या से क्या अनुपात है ये हमें बताना है। देखिए इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे कि एक समबाहुभुज है, इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमारे पास दे रखा है। अगर आपको किसी क्या है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप पता हो तो उससे भुजा निकालने का जो फार्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री बट्टे हमारे पास थीटा होता है। तो यहाँ से 360 डिग्री बट्टे हमारे पास जो एंगल है इसको हम लोग नीचे पुट करेंगे, तो देखिए 7 के 7 3 10 हो गया, हासिल आपके पास एक आया, 7 पना 35 1 36, 360 डिग्री बटे 60। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग 360 डिग्री बटे 7 रख देंगे, तो ये 7 जो है ऊपर चल के चला जाएगा और 360 से 360 कट जाएगा, तो हमारे पास जो भुजाओं की संख्या आ गई बहुभुज की हमारे पास 7 आ गई। अब हमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो विकर्णों की संख्या को जो फार्मूला होता है n-3/2 होता है, या फिर NC2 लगाइए। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो n की जगह हमारे पास 7 हो गया, और 7 में हमारे पास 3 जाएंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो यहाँ से जो आपके पास विकर्ण आ गए वो हमारे पास 14 आ गए। अब हमारे पास अनुपात क्या बचाना है, अनुपात बताना है विकर्णों की संख्या से और भुजाओं की संख्या से। तो हमारे पास डायगोनल हमारे पास ये है और हमारे पास भुजाएं ये हैं, तो डायगोनल और जो भुजाएं हैं इनका हमारे पास अनुपात 14:7, या फिर कह सकते हैं 2:1। तो जो सी है आपके पास ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। ए ने सी से 748 अंक मतलब अधिक प्राप्त किए, तो बताना है बी द्वारा प्राप्त जो अंक हैं वो आपके पास कितने होंगे। तो क्या है कि चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा शुरू करना पड़ेगा, तो क्या कह रहा है कि सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए, तो सी जो है डी से अगर डी 100 प्राप्त कर रहा है तो सी क्या है कि 32% कम 68 प्राप्त कर रहा है। अब क्या है कि बी जो है सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो बी जो है सी से 20% अधिक अंक, तो मतलब कहने का 20% अधिक मतलब होता है 5। तो अगर 68 की वैल्यू 5 की वैल्यू 68 है, 5 की वैल्यू हमारे पास अगर 68 है
क्योंकि ये हमारे पास ऐसे रेशियो बनाना है। तो 5 की वैल्यू अगर हमारे पास 68 है तो हमें पास बताना है 6 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग अगर ये 68 है, 6 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग भाग कर देंगे। देखिए ऐसे कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए। अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68 गुणे 12 और नीचे 10 से भाग कर देंगे तो आगे दशमलव लग जाएगा 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे 68 गुणे 1.2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए तो ए बाई बी मतलब बी जो है सी से 20% अधिक, तो 20% मतलब 120%, और 120% मतलब होता है 1.2। तो 68 का 1.2 आपके पास कितना होगा? 68 का 1.2 12 अट्ठे 96, 12×6 = 72, 72 में 9 जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 81। तो 81.6 आपके पास बी आ गया। और ए जो है बी से 10% अधिक है, तो ए जो है वो बी से 10% अधिक है। तो 10% 81 का मतलब 10% कितना होगा? 8.16 होगा। तो इसमें अगर 8.16 जोड़ देंगे तो 81 में 8 89 हो जाएगा, और 0.6 में 1.6 जोड़ेंगे तो 7.6 हो जाएगा। हमारे पास ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है ए और सी के। तो यहाँ पे ए और सी के बीच का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? तो 9 में 8 गए 1, 8 में 6 गए आपके पास 2, 21.66 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 748 दे रखी है। तो हमें बतानी है बी के द्वारा प्राप्त अंक। तो बी मतलब है 81.6 की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो देखिए सॉल्व करिए। देखिए अगर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, देखिए 21 3 69 होगा, 21 चौक 84, सब अप्रॉक्सीमेशन मतलब सब अप्रॉक्स आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 2800 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेशन तो हम नहीं लगा सकते, तो फिर और दूसरा क्या हो सकता है? करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दशमलव हटाइए, 00 लगाइए और यहाँ पे काटिए पीटिए। जब काटेंगे तो इसको 8 से काटिए, 8 त्रिक 8 दून 16, हासिल आए 5, 68 56 8 दून 16। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 9 या 72, 8 9 72 हो गया आपके पास। हासिल आपके पास 2 बचे, 8 त्रिक 24, 4 बचे, 8 5 40। तो हमारे पास 272 की वैल्यू 935 9350 है, और हमें बतानी है 21.6 की। तो 27 3 81 देख रहे होंगे 272 के ये 0.3 गुना है ना? क्या है कि 0.3 गुना है ना? अगर इसको 3 गुना कर दें तो 81 816 हो जाएगा। अगर 3 गुना कर दें तो 816 हो जाएगा। तो हम लोग क्या है कि इसका 0.3 गुना कर देते हैं। अगर इसका 0.3 गुना कर देते हैं तो 81.6 हो जाएगा, क्योंकि हमें बी बताना है। तो बी बराबर 81.6 आ जाएगा। तो इधर भी हम लोग क्या है कि 0.3 गुना कर देते हैं। अब 0.3 गुना करेंगे तो दशमलव से 0 हट जाएगा और डायरेक्ट 3 से गुणा होगा। 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 9 27 1 28। तो 2805 है सी वाला जो आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में अगर चलें तो अगला क्वेश्चन है 1/3 सामान 15% लाभ पर बेचा जाता है और 25% सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है। शेष सामान 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन पर 415.5 का कुल लाभ अर्जित किया जाता है तो समान मूल्य पर मतलब जो सामान का मूल्य है वो हमें बताना है क्या होगा। देखिए पहले यहाँ पे एक सामान का कितना करना है? 1/3 करना है, और उसी सामान क्या है? उसी सामान का 25% करना है। 25% मतलब होता है 1/4। तो हम मान लेते हैं कि सामान जो है, सामान का मूल्य जो है, तो मान लेते हैं टोटल जो इसके पास सामान है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है? हमारे पास इन दो एलसीएम दे रखे हैं, मतलब 1/3 और 1/4 का एलसीएम हमारे पास 12 हो गया। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल उसके पास सामान है 12 है। तो 12 का 1/3 15% लाभ पर, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 15% लाभ पर हो गया। अब क्या है कि 1/4 20% लाभ पर, तो 1/4 हमारे पास इसका 3 हो जाएगा। तो 3 कितने पर? 20% लाभ पर। और आगे दे रखा है शेष 20% हानि पर, तो शेष 4 3 7 हो गया, बचा हमारे पास 5, तो 5 हमारे पास 20% हानि पर। ठीक है, तो ये पूरे लेन देन में हमारे पास 415.5 का कुल लाभ अर्जित करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लाभ हानि टोटल निकालते हैं। तो 15 चौको 60 हो गया, तो 0.6 यहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ के 1/3 15% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% हानि पर। सही है, देखो 20 × 6 यहाँ पे 0.6 हो गया। क्या है कि हम लोग 4 का 15%, 3 का 20%, 5 का 20%, तो 5 का 20% हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/5 होता है 20% का, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से 0.6 आपके पास कितना हो जाएगा? 1.2 में 1 घटाएंगे तो आपके पास 0.2 हो जाएगा, और 1.2 है, इसी की वैल्यू हमारे पास 415.5 दे रखी है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है तो सामान का मूल्य। तो सामान का मूल्य हमारे पास क्या है? अरे यार क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इस दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, तो यहाँ से 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 415 आ गई।
ठीक है। अब हमारे पास कितना निकालना है, 1200 निकालना है 12 का, तो हमारे पास 600 से गुणा कर देते हैं। अगर 600 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास देखिए 600 से गुणा ना करके क्या है कि हमें क्या निकालना है, हमें वस्तु का मूल्य निकालना है। तो मूल्य के लिए हमारे पास टोटल हमारे पास कितना है 12 है, तो 12 का मूल्य के लिए हमारे पास 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दो दो हमारे पास जो वस्तुएं उनका मूल्य निकल के आ गया 415 41 55। तो हमारे पास 6 से गुणा कर देंगे तो 12 का निकल के आ जाएगा। 12 कितना निकल के आएगा, हम लोग किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30, 3 हमारे पास हो जाएगा 33, और 6 के 6 3 9 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो 12 वस्तुओं का मूल्य निकल के आ गया 24,930। कहने का मतलब जो डी है आपके पास, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक दो मतलब 0.2 वस्तुओं का मूल्य 4155 था, तो दो वस्तुओं का 4155 हो गया। अगर दो वस्तुओं का 4155 है तो 12 वस्तुओं का 24,930 हो गया। ठीक है, ये सिंपल था। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 3 सही 1/2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज हमारे पास 8,820 रुपये है, तो उसी राशि पर 2.5 वर्षों के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि एक निश्चित राशि पर हम मान लेते हैं वो राशि कितनी है, पी है, तो पी पर कितने वर्ष के लिए 3 सही 1/2 मतलब 3.5, या फिर कह सकते हैं 7.5 मतलब 7/2, और 10% की दर से 10% मतलब होता है 10/100। और ये हमारे पास दे रखा है, जो ब्याज दे रखा है हमारे पास 8,820 दे रखा है। अब यहाँ से पी जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से काटेंगे, 7 के 7 आ गया, हासिल आपके पास एक बचा, तो यहाँ पे 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 42, 1260 हो गया। तो पी हमारे पास हो जाएगा 00, और 126 का 2 गुना 252 हो जाएगा। तो 25,200 जो है इसका पूरा मूलधन निकल के आ गया। तो जो ये मूलधन हमने निकाला उसी राशि पर 2.5 वर्ष के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास रेट कितना है 10% है, 10% की दर से, फिर 10% की दर से, देखिए 10% की दर से पहले साल के लिए हो गया, सेकेंड ईयर के लिए फिर 10%। लेकिन क्या है कि जब थर्ड ईयर के लिए जाओगे तो यहाँ पे 2.5 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 1/2 वर्ष के लिए 10% का आधा 5% का ब्याज लगेगा। तो हम लोग इनका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो क्या है कि 10% का 21% हो गया, और 21 और 5 का निकाल लेते हैं, तो 21 5 का कितना हो जाएगा, 21 5 26 हो जाएगा, प्लस 21 5 1.05। यहाँ से 27.05 क्या है इसका ब्याज निकल के आ गया। तो 27.05 से गुणा कर दीजिए, या फिर लगभग लगभग इसका 27% निकाल लीजिए। अगर इसका 27% निकालेंगे तो 2520 मतलब 25,200 का 27% निकालेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, हल्का सा उससे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से 27 से गुणा करिए, 27 दूना 54 हो गया, 4 हासिल आए 5 आपके पास, 27 पचे आपके पास 135 हो गया, 135 में 5 जोड़ देंगे तो 140, 14 आ गए, 27 दूना 54 में 14 जोड़ देंगे तो 68 हो गया। तो 6804 के आसपास जो है आपके पास, 6804 आसपास एक ही ऑप्शन है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 6817 जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.05 को मैंने निगलेक्ट कर दिया है, तो वही यहाँ पे आगे बढ़ के 13 बढ़ा देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति एक दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। उसने एक वस्तु की गिफ्ट रैपिंग 12 रुपए में कराई, उसने कुल 312 रुपए का भुगतान किया, और दुकानदार को तीनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य पर 11.11% का लाभ हुआ। अन्य दो वस्तुओं की औसत क्रय मूल्य 75 रुपये है। गिफ्ट वाली वस्तु को 16.67% की छूट देने के बाद 25% के लाभ पर बेच दिया। गिफ्ट रैप की गई वस्तु का हमारे पास अंकित मूल्य क्या है ये हमें बताना है। देखिए एक वस्तु की एक दुकान से मतलब दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है एक व्यक्ति जो है, उसने वस्तु की गिफ्ट रैपिंग 12 रुपए में करवाई। तो कहने का मतलब जो 312 रुपए का कुल भुगतान उसने किया, तो कुल भुगतान में क्या है कि 12 रुपए में अगर ये गिफ्ट रैपिंग हटा दी जाए तो हमारे पास जो बचे, अगर 3 पीछे चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 312 रुपए में जो उसने गिफ्ट रैपिंग में 12 रुपए खर्च कराए हैं, अगर इसको हटा दें तो हमारे पास जो 300 रुपये आया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो दुकानदार के लिए क्या है सेलिंग प्राइस है, और जो आपका खरीदार है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। कितने वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का। तो देखिए 300 रुपये जो है ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो सेल कर रहा है सेलर का, ठीक है, और जो परचेज कर रहा होगा उसका सीपी होगा। तो ठीक है, अब आगे क्या रहा है, क्या दे रखा है कि उस और दुकानदार को 3 वस्तुओं के कुल मूल्य के कुल क्रय मूल्य पर 11.11% का लाभ हुआ। तो कहने का मतलब 11.11% का मतलब होता है, मतलब 1/9 होता है, ठीक है। तो 1/9 का कहने का मतलब है कि अगर वस्तु का कास्ट प्राइस 9 था तो उसने बेचा 10 में,
तो क्या है कि दुकानदार के लिए क्या है कि सेलिंग प्राइस अगर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में देखा जाए 10 है, लेकिन ओरिजिनल हमारे पास 300 है। अगर ओरिजिनल में 300 है तो उसका जो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 का मतलब 300 मतलब 30 गुना, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ गया 270 रुपये आ गया। अब क्या है कि ये दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आगे दे रखा है अन्य दो वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य 75 रुपये है। तो जो दुकानदार के लिए जो तीसरी वस्तु जो उसने गिफ्ट रैप कराई है उसके अलावा जो बाकी दो वस्तुएं हैं उनका जो औसत क्रय मूल्य है वो 75 रुपये है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 75 150 रुपये हो गया। तो अगर इस 150 रुपये को घटा दिया जाए इसमें से जो हमारे पास 120 रुपये बचा, तो ये जो थर्ड वस्तु जो है जिसका उसने क्या है कि गिफ्ट रैप कराया है उसका हमारे पास दुकानदार के लिए सीपी आ गया। तो हम लोग दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो दुकानदार की सीपी कितना आ गया 120 रुपये आ गया तीसरी वस्तु का। अब क्या है कि उसने गिफ्ट वाली वस्तु को 16.67% की छूट देने के बाद 25% के लाभ पर बेचा। तो हम मान लेते हैं मार्क प्राइस एमपी है और एमपी पे 16.67 का मतलब होता है 1/6। तो अगर क्या है कि 1/6 की छोड़ दी तो 5/6 में बेचा, और बेचने पर क्या है कि उसको क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। तो 25% का लाभ कहने का मतलब है तो 120 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 25% मतलब 5 से 6 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस, एमपी हमारे पास निकल आएगा। तो यहाँ पे करेंगे आप क्या है कि 5 से काट दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए एक बार गिफ्ट वाली वस्तु को 16.67% की छूट देने के बाद मतलब 5/6 हो गया, छूट देने के बाद 25% लाभ पर वस्तु को बेच दिया। 25% मतलब होता है 4/5, ठीक है, यहाँ पे गलती है 25 मतलब 1/4। तो 4 की वस्तु को कितने में बेचा, 4 की वस्तु को 5 में बेच दिया। तो यहाँ से ये 5 से ये 5 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो गया। तो यहाँ से जो आपके पास वस्तु का एमपी थर्ड वाली जिसका उसने गिफ्ट रैपिंग कराई है उसका जो एमपी आ गया हमारे पास 180 रुपये आ गया। तो 180 आपका जो है एमपी थर्ड वस्तु का हो जाएगा। तो ए वाला सही हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट और डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए है, बी है और सी ने क्रमशः 24,000 मतलब कह सकते हैं 2,45,700 रुपये, 2,57,400 रुपये और 2,92,500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक कामकाजी भागीदार है और उसे कामकाजी भत्ते के रूप में लाभ का 30% मिलता है और शेष उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल लाभ हमारे पास 30,090 रुपये है तो बताना है सी का लाभ हमारे पास क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ए बी सी के जो इन्वेस्टमेंट है उनका रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ से सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है इनका रेशियो ही लेना है, क्योंकि क्या है कि 000000 काट देंगे। अब ये पता नहीं किसके फैक्टर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, देखिए अगर ए बी सी इनका क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना है। अब हमारे पास 24,57 है, 25,74 है और 29,25 है। अब या तो फैक्टर बनाइए या फिर क्या करिए कि देखिए इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। अब इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करने के बाद 14 में 7 गए, 7 आपके पास बचा। यहाँ पे 6 में 5 गए, आपके पास 1 बचा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 25 में 24 गए, 114 यही बचा। देखिए एक बार फिर से 14 में 7 गए, यहाँ पे एक 7 होगा, 14 में 7 जाएंगे 7, 117 बचेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्या आया 117। तो सभी संख्याएं आपकी 117 से विभाजित हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ 117 आया है, मतलब डिफरेंस 117 का मतलब एचसीएफ 117। तो एचसीएफ का मतलब होता है सभी में कॉमन क्या है, 117 कॉमन है। तो क्या है कि 117 से सभी को काटिए। अगर 117 से सभी को काटेंगे तो पहले 13 से काटिए, क्योंकि 13 9 117 होता है। तो 13 से काटेंगे, 13 1 13 हो गया, हासिल 11 बचे। तो 13 8 104 हो गया, कट रहा है 13 से। देखिए 13 1 13 हो गया, हासिल आपके पास 11 बचा तो 115 होगा। तो 115 का 13 8 104, हासिल 11 बचा, 13 9 117। फिर 13 से काटिए, 13 1 13 हासिल 12 बचे, 13 9 117, हासिल 10 बचे, 13 8 104। फिर 13 से काटिए। देखिए यही था कि क्या है कि रेशियो कितनी जल्दी आप ले पाते हैं। 13 दूना 26 हो गया, 3 बचा, 13 दूना 26 हो गया, 13 5 65 हो गया। अब क्या है कि 9 से काट दीजिए। अब 9 से काटेंगे तो 9 दूने 18, 9 1 9, फिर 9 1 9 दूने 18, 9 दूने 18 हो गया। 9 से काटेंगे 25 9 225। कितनी आसानी से आपका क्या है कि रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि एक जो मतलब ए जो है एक कामकाजी भागीदार है और उसे कामकाजी भत्ते के रूप में लाभ का 30% मिल रहा है। मतलब उसका जो लाभ है ए का, मतलब जो टोटल लाभ हो रहा है उसका 30% तो हटा दिया जाए, बाकी जो 70% है उसको क्या है कि इन रेशियो में बांटा जाएगा। तो शेष उनके निवेश का अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल लाभ हमारे पास 3,090 है तो सी का लाभ बताना है। अगर टोटल 3,090 लाभ है तो 90 लाभ में क्या है कि हमारे पास 30% तो ए के पास चला गया।
तो हमारे पास बचा जो 70% है वही हमारे पास इन तीनों के बीच बटेगा। तो इस 70% में से भी सी के पास क्या है, सी के पास जो है 25 बटे टोटल हमारे पास होगा। तो 25 हमारे पास सी का ये है, टोटल हमारे पास जोड़ेंगे तो 20 3 60 हो गया, और 5 2 7 1 8 68 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल सी का दे रखा है 3090, मतलब हमारे पास सी का निकालना ही है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 68 लिखा, 17 से कटना चाहिए। तो 17 के 17 हमारे पास हासिल तैयार आ गए, 130 हो गया। 17 सतह 119, फिर 17 सतह 119, फिर जीरो आगे आ गया। अब क्या है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हमारे पास 17 चौको 68 हो गया, दशमलव में आ रहा है। तो 25 से अब करेंगे तो 25 सतह आपके पास 175 हो गया, हासिल आया आपके पास 17। 25 सतह फिर 175 हासिल आया, 17 को जोड़ दीजिए तो 92 हो जाएगा, हासिल आपके पास 19 हो जाएंगे। 25 से के 25 में जब 19 जोड़ेंगे तो आपके पास 44 हो जाएगा, और 44 में अब क्या है कि 4 से भाग भी करना है। देखिए क्या दिक्कत हुई है कैलकुलेशन में। देखिए हमने क्या है कि ये 7 को अभी स्किप कर दिया है ना, यहाँ पे 177 गुणे 25 कर दिया, ये 7 स्किप कर दिया है, तो इस 7 को आपस में यहाँ पे लिखा रहने दीजिए। अब 4 से भाग करिए, अगर 4 से भाग करेंगे 4 1 4 1 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, हासिल आया आपके पास 1, तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20। यहाँ से 25 सतह आपके पास 175 हो गया, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, 51 हो जाएगा, तो हमारे पास सक्षम 42 1 43 हो जाएगा, गैर सतह 77, तो 77 43.75, तो 77 43.75 डी जो है आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप तक मतलब अब तक जितने भी आपके क्वेश्चन हुए हैं इस पीपीटी से सभी आपको एकदम क्लियर होंगे, कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी सभी लोग अपना मेहनत करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।